प्रिय छात्रों, पिछले दिनों हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की चर्चा की थी और यह जानने का प्रयास किया था कि राष्ट्रीय आय को लेकर किस तरह के मत आए हैं। और इस पर इसलिए चर्चा हम लोगों ने की कि ये हमारे देश के विकास से सर्वाधिक जुड़ा हुआ तत्व है। और मैंने आपसे बतलाया था, आपको याद हो, कि राष्ट्रीय आय को जब हम कंक्लूड कर रहे थे आपके बीच, तो मैंने कैप्सूल फॉर्म में यह बतलाने की कोशिश की थी कि एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट और चार्जेस। मोटे तौर पर जब हमसे और आपसे कोई जानना चाहता है और चाहेगा, तो हमारा और आपका उत्तर होगा कि राष्ट्रीय आय को मूलतः एनएनपी से ही समझने का लोग प्रयास करते हैं। वैसे और भी कुछ मतें हैं, लेकिन बहुत कारगर मतें नहीं हैं। और एनएनपी इज नाउ इक्वल टू नेशनल इनकम। इतना तक मैंने आपसे बतलाया था, लेकिन आज जो मैं बतलाने जा रहा हूं आपके लिए नई चीज है, और वह है, और अंत भी आज हो जाएगा इस चैप्टर का, कि आप जानिए कि राष्ट्रीय आय के कौन से घटक हैं जो राष्ट्रीय आय प्रदान करते हैं देश को, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या हो सकते हैं। और आर्थिक नीतियों के निर्धारण के लिए इन घटकों की जानकारी किसी भी देश के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी आवश्यक है। और इसके माध्यम से देश अपनी सुविधा के अनुसार यह आंकड़ा उपलब्ध करने में अपनी निपुणता को दिखलाता है कि कौन कौन से घटक से कितना कितना क्या आया, क्या आमदनी आई। इसलिए आज आप इस बात को जानिए कि भारत में राष्ट्रीय आय के घटकों का व्यावसायिक वर्गीकरण किया गया है। और संभवतः मैंने अपने दूसरे वर्गों में भी इस बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया था। जैसे कौन से निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1, पहला है जिसको कि हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में आप जानिए कि कौन कौन से चीज आते हैं। नंबर 1 इसमें आता है कृषि, एग्रीकल्चर, वन उद्योग। नेक्स्ट आता है मछली उद्योग और मिनरल्स, खनन। और उसका दूसरा जो सेक्टर हमारा है, कंपोनेंट्स है, वह है जिसको कि हम गौण क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और उसमें आता है विनिर्माण, पंजीकृत और गैर पंजीकृत निर्माण में दोनों। नेक्स्ट इसमें आता है निर्माण कार्य, और आता है विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। तो ये सेकेंडरी सेक्टर के आपके नमूना है, घटक हुए। और तृतीय क्षेत्र जिसको कि टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, वह है परिवहन, जिसमें रेलवे भी आते हैं, अन्य साधनों द्वारा परिवहन का संग्रह, संचार आते हैं, व्यापार आते हैं, जलपान गृह आते हैं, बैंक आते हैं, व्यापार आते हैं, बीमा आते हैं, आवास और व्यावसायिक सेवाएं आती हैं, सरकारी प्रशासन और प्रतिरक्षा, अन्य सेवाएं और विदेशी सौदे, ये तीसरे क्षेत्र में आते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप बताएं कि आपका इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो हमारे स्टूडेंट्स इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि यस,
Indian economy has been divided into three sectors such as primary sector or priority sector, secondary sector and lastly tertiary sector. एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के माध्यम से ही उत्पादन होते हैं, आय आते हैं, जिसको कि राष्ट्रीय आय में हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमने आपके सामने रख दिया। चूंकि आज पढ़ाई इसको हम खत्म करना चाहते हैं, खत्म हो भी रहा है, तो एक दूसरा भी एस्पेक्ट इसी से रिलेटेड हम जाने कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधियां हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, कि कौन कौन से मेथड के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को जानेंगे। चूंकि राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण हमारा इंडेक्स है, जिसके आधार पर कोई हमारा देश या कोई भी देश अपनी आमदनी के आधार पर प्रॉस्पेरिटी को, डेवलपमेंट को बतलाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय के मापने की बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें उत्पादन, आय, व्यवसाय, व्यय इत्यादि को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बहुत सारे मेथड हैं, उतना पर जाने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य कंसर्न हमारा है, हमारे अध्ययन का, हमारे छात्रों के लिए जो उपयोगी है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। जैसे उत्पादन दृष्टिकोण है। उत्पादन दृष्टिकोण का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको प्रोडक्शन अप्रोच कहते हैं हम लोग। और होता क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बतलाना पड़ेगा कि इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर देश में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है, यानी नेट वैल्यू का हम राष्ट्रीय आय में लेते हैं, यानी प्रोडक्शन अप्रोच है। होता क्या है इसमें आगे थोड़ा इसको बढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुल उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, घिसावट, व्यय इत्यादि घटाने के बाद जो बचता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस विधि को कुल उत्पादन रीति या वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य योग विधि भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के वर्तमान मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अंतिम निर्मित वस्तुओं के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को दोहरी गणना की कठिनाई से बचने के लिए घटा दिया जाता है। आजकल इस विधि का मुख्यतः प्रयोग भारतवर्ष में किया जाता है। दूसरा जो गणना की विधि है वह है आय दृष्टिकोण, जिसको कि इनकम अप्रोच कहते हैं। इस रीति के अंतर्गत एक वर्ष में देश के सभी वस्तुओं तथा संस्थाओं की आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दूसरे शब्दों में हमारे विद्यार्थी, आप इस बात को समझें कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले भुगतान और सोर्स ऑफ पेमेंट जैसे मजदूरी, वेतन, लगान, लाभ, ब्याज इत्यादि का जोड़ करके राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है। इस विधि में एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है और लेना चाहिए भी, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना बहुत सही ढंग से करनी है। इसलिए आप याद रखें कि राष्ट्रीय दोहरी गणना किसी आमदनी की न हो। अगर दोहरी गणना करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपके जो रिजल्ट हैं वो ठीक नहीं आएंगे। ये हो गया। अब चलिए, तीसरा जो मेथड है वह है कि ऑक्यूपेशन अप्रोच क्या है, यानी व्यवसाय दृष्टिकोण क्या है,
व्यवसाय दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी? तो व्यवसाय दृष्टिकोण के आधार पर इस नीति के अंतर्गत सभी व्यक्तियों की आयों की गणना के योग द्वारा राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। यानी जितने भी लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं उनके आय की गणना की जाती है। जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, यातायात, सार्वजनिक सेवा आदि में लगे लोगों की आय की गणना की जाती है। लेकिन इसमें उपहारों, गिफ्ट्स, वृद्धावस्था पेंशन आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यह है आपके ऑक्यूपेशन अप्रोच। तीसरा मेथड मैंने आपको बतलाया। और एक मेथड और है, वह है कि व्यय दृष्टिकोण क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में व्यय दृष्टिकोण क्या है, जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच। ऊपर आपने देखा इनकम अप्रोच, अभी देख रहे हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो इस विधि में सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं के व्यय, बचत इत्यादि की गणना करके कुल योग को प्राप्त किया जाता है और उसे ही राष्ट्रीय आय की गणना में लिया जाता है। थोड़ी कठिनाई इसमें आती है। थोड़ी कठिनाई क्या आती है तो देखें कि सभी लोगों के व्यय की सही जानकारी में थोड़ी कठिनाई आती है और विश्वसनीय आंकड़ों को एकत्र करने में भी कठिनाई आती है। बोलने के क्रम में कुछ ऊपर नीचे होता है, ये कठिनाई होती है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि एक और मेथड है। वह मेथड क्या है? उत्पादन तथा आय दृष्टिकोणों का मिश्रण, मतलब एक कंबाइंड यूज ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम अप्रोच। और इसको देने वाले हिंदुस्तान के बड़े नामी अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर वी राव, और उन्होंने इसकी गणना के क्रम में लोगों को सचेत किया कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए दोनों विधियों का मिश्रित रूप से प्रयोग होना चाहिए। यानी ऑक्यूपेशन अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच, दोनों का जब प्रयोग होगा एक साथ तो राष्ट्रीय आय की बेहतर गणना हो सकती है। और लास्ट में एक अप्रोच और दिया गया और वह अप्रोच है कि सोशल अकाउंटिंग अप्रोच, यानी सामाजिक लेखांकन दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेखांकन के राष्ट्रीय आय लेखांकन कहा जाता है। और इस विधि में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की आय तथा धन का योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आय तथा धन का निर्माण करता है। सामाजिक लेखांकन में कुल राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, वैयक्तिक आय तथा व्यय योग्य वैयक्तिक आय को रखा जाता है। और इन कारणों के कारण और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की बेहतर गणना की जा सकती है। तो अभी तक हमने आपके सामने रखा ये 4-5 मेथड हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लेकिन याद रखें कि डबल एंट्री से बचना है। डबल एंट्री से बचना है। एक ही खर्च को अगर 2 बार लिख दिया जाए, एक ही आमदनी को अगर 2 बार कर दिया जाएगा तो संभव है कि राष्ट्रीय आय की गणना में थोड़ी कठिनाई होगी। 1-2 पॉइंट मैं बता करके आपको समाप्त करूं, फिर अगले दिन दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। और
इस क्रम में महत्वपूर्ण चर्चा यह है आज के दिनों में कि राष्ट्रीय आय में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी समावेश किया गया है। यानी आर्थिक विकास की माप प्रायः किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य अथवा राष्ट्रीय आय के रूप में की जाती है, लेकिन इस माप में प्राकृतिक पूंजी, जिसको कि नेचुरल कैपिटल पर के ह्रास पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि आप याद करें कि प्राकृतिक साधनों का ही उपयोग अधिकतर किया जाता है और उसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। है क्या कि प्राकृतिक पूंजी में पर्यावरण सहित प्राकृतिक साधन सम्मिलित होते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार व्यवहार के कारण इन प्राकृतिक साधनों का क्षय होता है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वह शब्द है हरित राष्ट्रीय आय, ग्रीन नेशनल इनकम। हरित राष्ट्रीय आय में से प्राकृतिक पूंजी के ह्रास को घटाने से प्राप्त होती है। मीनिंग देयर बाय ग्रीन नेशनल इनकम इज नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी में एक शब्द है। सततीय आर्थिक विकास को इसी हरित राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय में से प्राकृतिक पूंजी के ह्रास अथवा प्राकृतिक साधनों के ह्रास एवं उत्पादन क्रियाओं के फलस्वरूप हुए पॉल्यूशन की सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट को घटाने से हरित राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इस प्रकार पर्यावरण के प्रदूषण को जब राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है तो उसे केवल राष्ट्रीय आय न कहकर हरित राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। यदि हरित राष्ट्रीय आय, ग्रीन नेशनल इनकम में वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ यानी सततीय आर्थिक विकास के तरफ बढ़ता जा रहा है। एक अंतिम बिंदु और मैं इस क्रम में आपको बता दूं और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा कि आप देखिएगा कि राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है और वह यह है कि क्या आर्थिक कल्याण भी इसमें है, प्रश्न उठते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे स्टूडेंट्स इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी हैं, आर्थिक गतिविधियों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र का एकमात्र उद्देश्य यह भी है कि मानवीय कल्याण में कैसी वृद्धि की जाए, जिसको कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने भी कहा था, आपको याद होगा। तो राष्ट्रीय आय एवं मानव कल्याण में बड़ा घनिष्ठ संबंध है और इसको प्रोफेसर AC पियू ने भी स्पष्ट किया और जोड़ दिया कि राष्ट्रीय आय और समाज के आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ संबंध है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक दो बातों की तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया जो महत्वपूर्ण है, वो मैं बताता हूं कि राष्ट्रीय लाभांश के आकार में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। चेंज इन द साइज ऑफ नेशनल डिविडेंड एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। और दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लाभांश के वितरण में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण में भी सह संबंध है। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक यदि धन का पुनर्वितरण हो और धनियों की आय को विभिन्न तरीकों द्वारा गरीबों की आय के रूप में हस्तांतरित किया जाए, यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया जाए, तो समाज में आर्थिक कल्याण में वृद्धि
वृद्धि होगी। और आर्थिक कल्याण में जब वृद्धि होगी तो अमीरों और गरीबों के बीच में जो धन के वितरण को लेकर जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी और समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इतना बतलाने के बाद मैं समझता हूं कि आपका नेशनल इनकम का जो पार्ट है उसके विभिन्न जो डायमेंशंस हैं, मेजरमेंट मेथड्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर हैं, इन सारी चीजों को हमने प्रयास किया कि आपके समक्ष रखा जाए और गंभीरता से मैंने रखने का प्रयास किया। अब आज की पढ़ाई को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा एक नया टॉपिक होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर